जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। इससे पहले हमने मगध को डिस्कस किया था। हमने ये पढ़ा था कि मगध के ऊपर टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है, 7 में से 3 हम डिस्कस कर चुके हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। उसके बाद आज हम देखेंगे कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद, उनको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। इससे पहले दोस्तों जो वीडियो हमने बनाई है वो प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर चेक कीजिए, क्योंकि इससे आपकी सीक्वेंस बनी रहेगी और एक सीक्वेंस में आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा। और साथ के साथ अगर आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लीट लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के प्रथम शासक थे और यही इस वंश के संस्थापक थे। 322 ईस्वी पूर्व नंद वंश के शासक जो थे धनानंद, उनको पराजित करके ये मगध के राजा बने। चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बनाया। जो चाणक्य पहले धनानंद के दरबार में प्रधानमंत्री होते थे, इन्होंने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। चाणक्य के 2 और नाम थे दोस्तों, याद रखना, काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक कौटिल्य और एक विष्णुगुप्त। सीधा पूछ लेते हैं कि इनमें से विष्णुगुप्त किसको कहा गया है, कौटिल्य किसको कहा गया है, तो वो चाणक्य को कहा गया है। चाणक्य ने बड़े अच्छे तरीके से ट्रेंड किया था दोस्तों। आपने देखा भी होगा, कई वेब सीरीज, कई सीरियल बने हैं चाणक्य के ऊपर। कितने अच्छे, मतलब वो गुरु थे, उनकी नीति कितनी सुदृढ़ थी और उन्होंने इस तरीके से इनको ट्रेंड किया था। इनको पता था कि एक ना एक दिन हम पक्का इसको हरा के और एक नए वंश की स्थापना कर लेंगे। बिल्कुल प्लानिंग के साथ इन्होंने सब कुछ किया था। पहली बार ये फेल हो गए थे क्योंकि इनकी प्लानिंग में थोड़ी कमी थी। फिर आगे चलकर सारी प्लानिंग दोबारा से की और फिर इसके ऊपर आक्रमण करके धनानंद के ऊपर इनको पराजित करके एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था मौर्य वंश। धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पुत्री दुर्धरा से शादी कर ली। दुर्धरा, ठीक है, ये इनकी पत्नी थी, इनकी चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य को 2 और नामों से जाना जाता था। इनका जो 2 यूनानी यहाँ पे लेखक थे, पहले प्लूटार्क, दूसरे जस्टिन। प्लूटार्क ने इनको क्या कहा है, एंड्रोकोटस। याद रखना, एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। हर एक लाइन के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा। कोई भी इरेलीवेंट लाइन, इरेलीवेंट कंटेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल मतलब पॉइंट टू पॉइंट, जैसा जैसा हम आगे पढ़ते जा रहे हैं, हर एक लाइन के अंदर आपको क्वेश्चन छिपा मिलेगा। उसके बाद जस्टिन, जस्टिन इनको क्या कहा है, सेंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस ये किसके नाम थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है। और सबसे पहले ये बात किसने बताई कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है, ये 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स उस टाइम पे होते थे, उन्होंने ये बताया कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है। उसके बाद 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर, ये कौन था दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर, हमने पिछली वीडियो में सिकंदर के बारे में पढ़ा था। सिकंदर के साथ आया था, सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। इसने मगध पर आक्रमण कर दिया। सिकंदर जा चुका था, सिकंदर की डेथ हो चुकी थी। फिर सेल्यूकस निकेटर आया, उसने यही सोचा कि जो वहां पे अभी भी नंद वंश का ही शासन चल रहा है, लेकिन वहां पे आके देखा तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको बुरी तरह से पराजित किया और पराजित करने के बाद उनकी पुत्री हेलेना से विवाह कर लिया। हेलेना कौन थी, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। और सेल्यूकस निकेटर कौन थे, ये सिकंदर के सेनापति थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, युद्ध की कुछ शर्तें थी। उनके अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत, काबुल, कंधार जो अफगानिस्तान के अंदर पड़ते हैं, हेरात और मकरान, ये 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए थे। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत, जिनका नाम मेगास्थनीज था, उनको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, पूछा जाता है कि मेगास्थनीज जो थे वो किसके राजदूत थे, वो थे सेल्यूकस निकेटर के। किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम क्या था, इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है, मेगास्थनीज के द्वारा। इससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वहां का समाज कैसा था, प्रशासनिक ढांचा क्या था, काफी कुछ जानकारी इंडिका से हमें मिलती है। उसके बाद जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और कर्नाटक में श्रावण बेलगोला में 298 ईस्वी पूर्व में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। ये चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो भद्रबाहु थे वो दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी थे, मतलब दिगंबर जो थे वो निर्वस्त्र रहते थे। 2 भागों में जो जैन धर्म था वो बंट गया था, पहले दिगंबर फिर श्वेतांबर। ये दिगंबर थे। तो इनके साथ मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चले गए थे, कर्नाटक चले गए थे। और उन्होंने संलेखना विधि यानी कि अन्न और जल दोनों त्याग दिए थे।
अपने शरीर को पूरा कष्ट देके शरीर को त्यागना, इसको बोलते हैं संलेखना विधि। तो इस तरीके से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का अंत हुआ। उसके बाद शासन किसने किया? उनके उत्तराधिकारी, उनके बेटे किसने? बिंदुसार ने। दोस्तों बिंदुसार अलग है और बिंबिसार अलग है। बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश से थे, ये बिंदुसार है, ये है अपने मौर्य वंश से। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। इनकी माता का नाम क्या था? दुर्धरा। दुर्धरा वही है दोस्तों, किसकी बेटी थी? ये धनानंद की बेटी थी, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की थी। और ये किसकी माता थी? बिंदुसार की माता थी दुर्धरा। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि अमित्रघात किसे कहते हैं? ये बिंदुसार को कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। उसके बाद सीरिया के एक शासक थे एंटियोकस। एंटियोकस ने अपना राजदूत डाइमेकस डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, डाइमेकस किसके दरबार में आया था? डाइमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। और एक और थे मेगास्थनीज, वो किसके दरबार में आए थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जो हमने डिस्कस किया। बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब और यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। ये तीन चीजें इन्होंने डिमांड की थी कि अंजीर, मीठी शराब और यूनानी दार्शनिक हमें चाहिए। एंटियोकस ने दो वस्तुएं, मीठी शराब और अंजीर तो भिजवा दी, लेकिन यूनानी दार्शनिक की मांग को ठुकरा दिया। क्यों? उन्होंने कहा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता। दार्शनिक मतलब दोस्तों कुछ एक पुस्तक होती थी फिलोसफी से रिलेटेड, ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया साहब कि हम इनका क्रय विक्रय नहीं कर सकते, ये हमारे कानून के खिलाफ है। उसके बाद बिंदुसार दोस्तों आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदुसार कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुशील था। इनके बड़े बेटे का नाम क्या था? सुशील। ये तक्षशिला में उस टाइम पे राजकुमार था। वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। तब बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो कि उस समय अवंती का राज्यपाल था, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ उस समय अशोक की पोजीशन क्या थी? वो अवंती के राज्यपाल थे। उन्होंने उस विद्रोह को दबाया, काफी क्रूरता से उन्होंने उस विद्रोह को दबाया। उस टाइम पे तो दोस्तों ये बड़े ही क्रूर होते थे, औरतों तक को इन्होंने नहीं बख्शा था, काफी क्रूरता इन्होंने दिखाई थी। आगे चलकर दोस्तों बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठे। चलिए अब अशोक के बारे में पढ़ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। चलिए देखते हैं। अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र के अंदर इनका जन्म हुआ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। देखिए दोस्तों किस तरीके से कैसे कैसे लोग रहते थे, मतलब 99 भाइयों की उन्होंने हत्या कर दी थी, ऐसा बौद्ध ग्रंथों में लिखा गया है। 269 ईस्वी पूर्व अशोक का राज्याभिषेक हुआ। ये डेट भी काफी बार पूछते हैं कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व। अशोक की माँ का नाम शुभद्रांगी था। इनकी माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात 261 ईस्वी पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग को जीत लिया। ये डेट भी याद रखना दोस्तों, 8 साल बाद इन्होंने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था और कलिंग को अपने अंदर मिला लिया था। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा मारकाट मची थी, इन्होंने इतना कत्लेआम कर दिया था कि बिल्कुल धरती जो थी वो खून से लाल हो गई थी। इसको देखकर क्या हुआ? अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। देखिए दोस्तों, पहले लोगों की हत्या करते हैं, उसके बाद मतलब इनका हृदय परिवर्तित हो जाता है बाद में। तो ऐसे ही इनका हृदय परिवर्तित हुआ। इसके बाद अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी वो इनको कहां से प्राप्त हुई थी? वो उपगुप्त से प्राप्त हुई थी। चलो देर से आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, इनको समझ में तो आया कि ये सभी चीजें ठीक नहीं है, इतनी ज्यादा हिंसा नहीं करनी चाहिए थी। तो जो अशोक का बौद्ध धर्म था वो उनका व्यक्तिगत धर्म था। व्यक्तिगत धर्म का मतलब उन्होंने खुद वो धर्म अपनाया था, उन्होंने किसी को मतलब फोर्स नहीं किया था कि आप भी ये धर्म अपनाओ। उन्होंने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया था, ये उनका व्यक्तिगत धर्म ही था दोस्तों। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बड़े बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनके बेटे का क्या नाम था जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गई थी? तो ये थी संघमित्रा। उसके बाद अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। ये पहले शासक थे दोस्तों जिन्होंने अपने विचार, वहां की स्थितियां सारी की सारी अपने संदेश पत्थरों के ऊपर लिखे थे, जिनको हम अभिलेख या शिलालेख बोलते थे। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? वो प्राकृतिक थी।
जिसे 4 लिपियों में लिखा गया था। प्रकृति भाषा थी और 4 लिपियों के अंदर लिखा गया था। पहली कौन सी है? ब्राह्मी। ये कहां से मिलते हैं इनके अभिलेख ब्राह्मी लिपि के? ये भारत से मिलते हैं। दूसरा खरोष्टी, ये पाकिस्तान से मिले हैं। तीसरा अरमाइक, अरमाइक लिपि के अवशेष दोस्तों कहां से मिले हैं अभिलेख? ये अफगानिस्तान से मिले हैं। और ग्रीक लिपि, चौथी थी ग्रीक, ये अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से हमें मिले हैं ग्रीक लिपि। तो 4 लिपि थी कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। जो खरोष्टी लिपि थी वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, यानी दाएं हमारा ये है और बाएं इस साइड, ऐसे ऐसे करके लिखा जाता था। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की पहली सफलता किसे मिली? ये जेम्स प्रिंसप को मिली थी। कब? 1837 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसने सफलतापूर्वक पढ़ा था? तो वो थे जेम्स प्रिंसिप, 1837 ईस्वी में। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम क्या क्या दिखाया है? देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी का मतलब होता है दोस्तों जो देवताओं को जो सबसे ज्यादा पसंद है उसको बोलते हैं देवनाम प्रियदर्शी। तो ज्यादातर अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। ये 2 अभिलेख काफी इंपॉर्टेंट है। पहला गुर्जरा जो कि मध्य प्रदेश का है, दूसरा मास्की। गुर्जरा और मास्की के अंदर अशोक का नाम स्पष्ट रूप से क्या लिखा गया है? अशोक ही वहां पे लिखा गया है, यानी रियल नाम इनका गुर्जरा और मास्की अभिलेखों के अंदर देखने को मिलता है। अब अशोक की धम्म यात्रा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए नियम कानून की एक संहिता बनाई थी, उसे ही धम्म कहा गया। मतलब अपने कानून, अपने नियम, लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए, धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने कुछ नियम बनाए थे, उनको क्या बोला गया? उनको धम्म बोला गया। अशोक का धम्म स्वयं नियंत्रण पर आधारित था कि सेल्फ कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, दुनिया की मोह माया से कैसे बचा जा सकता है, भगवान के अंदर लीन कैसे हुआ जा सकता है, सेल्फ कंट्रोल करके। अशोक ने कहा कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। दूसरा, व्यक्ति ब्राह्मण और भिक्षु का आदर करे। तीसरा, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति भी उदार रहे और व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये चारों चीजें, 4-5 चीजें जो हमने डिस्कस की, ये अशोक के नियम उसमें संहिता के अंदर लिखे हुए थे। अशोक के अब तक कुल 14 अभिलेख मिले हैं। कितने अभिलेख मिले हैं? 14, जिनमें से कुछ एक प्रमुख हैं, उनका हम यहाँ पे वर्णन करेंगे। सारे के सारे आपको याद नहीं रखने, क्योंकि जो रिलेवेंट है वही चीजें हम पढ़ेंगे, फालतू की चीजें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। तो पहला अभिलेख, इसके अंदर अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि की निंदा की गई है। पहले अभिलेख के अंदर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहला तो अहिंसा के ऊपर बल दिया गया है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए और पशु बलि की निंदा की गई है। उसके बाद तीसरा अभिलेख आता है। तीसरे अभिलेख में 3 अधिकारी, एक राजुक, एक युक्तक और एक प्रदेशक की चर्चा की गई है, जो धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त किए गए थे। तीसरे अभिलेख में 3 अधिकारियों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है दोस्तों 7वां अभिलेख। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे बड़ा शिलालेख है, सबसे बड़ा अभिलेख यही है, 7वां अभिलेख। 7वें में आपसी समन्वय की बात कही गई है। सै से 7, सै से समन्वय, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। सबसे बड़ा अभिलेख यही था, 7वां। उसके बाद 8वां अभिलेख। 8वें अभिलेख में अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा की गई है कि वो कहाँ कहाँ मतलब जाते थे, कहाँ कहाँ पे गए थे। इंपॉर्टेंट, वो 10वें वर्ष कहाँ गए थे? गया गए थे, बिहार के अंदर। और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वो लुम्बिनी गए थे। ठीक है। उसके बाद आता है 9वां अभिलेख। इसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचारों का वर्णन किया गया है 9वें अभिलेख के अंदर। 10वें अभिलेख के अंदर दोस्तों राजा व अधिकारी क्या रहेंगे? हमेशा प्रजा के हित में ही सोचेंगे। इसके बारे में लिखा हुआ है कि प्रजा के हित के बारे में राजा और अधिकारी सोचेंगे। आगे 11वां अभिलेख। 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है। उसके बाद 13वां अभिलेख, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है 13वें अभिलेख में। इसी में बताया गया कि कलिंग युद्ध के बाद कैसे अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो 13वां अभिलेख काफी इंपॉर्टेंट है। और 14वें अभिलेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। तो ये जो मेन अभिलेख थे हमने उनको डिस्कस किया। आपको दोस्तों इसकी सारी लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस पीडीएफ का रिवाइज कीजिए वीडियो देखने के बाद। प्रमुख अध्यक्षों की बात कर लेते हैं दोस्तों। कुछ एक विभाग बनाए गए थे, उनके प्रमुख अध्यक्षों को क्या बोला जाता था? यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, बार बार रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहला शुल्काध्यक्ष, ये किसको बोला जाता था? जो व्यापार से प्राप्त जो कर होता था, टैक्स वगैरह जो इकट्ठा करते थे, उनको क्या बोलते थे? शुल्क अध्यक्ष। उसके बाद पोताध्यक्ष, नापतोल के मान को नियंत्रित करने वाली एक शाखा थी, एक विभाग था, उसके अध्यक्ष को बोला जाता था पोताध्यक्ष। उसके बाद सूत्राध्यक्ष, वस्त्र उद्योग मंत्री, और वस्त्र उद्योग मंत्री को क्या बोला जाता था? ये सूत्राध्यक्ष बोला जाता था। उसके बाद दोस्तों अश्वाध्यक्ष,
अश्व से नाम से पता चल रहा है, घोड़ों की देखभाल करने वाला जो अध्यक्ष होता था उनको क्या बोलते थे, अश्व अध्यक्ष। लक्षण अध्यक्ष, ये टकसाल का अध्यक्ष होता था, जहां पे सिक्के वगैरह बनते थे मौर्य काल के, उनका अध्यक्ष क्या होता था, लक्षण अध्यक्ष। हस्ताध्यक्ष, हाथियों की देखभाल करने वाला, हैसे हाथी हैसे हस्ताध्यक्ष। और एक सीता अध्यक्ष, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीता अध्यक्ष कृषि विभाग को बोलते थे सीता अध्यक्ष। तो ये इंपॉर्टेंट जो अध्यक्ष थे हमने इनको डिस्कस किया, आप याद रखना इनको। आगे देखते हैं मौर्य काल की जो सैन्य व्यवस्था वो क्या थी। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार क्या हमें देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल व्यक्ति थे। 6 लाख दोस्तों कितने होते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। 6 लाख की सेना उनके पास उस टाइम पे होती थी। 30,000 अश्वरोही, 30,000 वो सैनिक जो घोड़ों के ऊपर चलते थे, 9,000 हाथियों की सेना और 8,000 रथ उनके पास थे। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, इसीलिए इन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था, सबसे बड़े साम्राज्य का। मेगास्थनीज के अनुसार ये सेवा नहीं दोस्तों, सेना आएगा। सेना की देखरेख के लिए एक अलग विभाग था, इसमें 30 सदस्य थे। सेना की देखरेख के लिए 30 सदस्यों वाला एक अलग विभाग होता था। उच्च अधिकारियों को महामात्रा कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि महामात्रा किसको बोलते थे, ऑप्शन के अंदर कुछ कुछ दे दिया जाएगा आपको, सही क्या होगा इसका आंसर, महामात्रा किसको कहा जाता था, उच्च अधिकारियों को। अब कुछ सामाजिक व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं कि समाज कैसा होता था वहां पे। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में 4 वर्णों का उल्लेख किया है। ये 4 वर्ण तो दोस्तों थे ही, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। तो 4 वर्ण उस टाइम पे भी होते थे समाज के अंदर। लेकिन मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में, मतलब मेगास्थनीज ने इन 4 वर्णों का डिस्कशन नहीं किया है। इन्होंने 7 वर्गों में हमारे भारतीय समाज को बांटा था। 7 वर्गों में पहला क्या था, दार्शनिक। इसके अंदर कौन आते थे, इसके अंदर पुजारी लोग, भिक्षु और विद्वान लोग इसके अंदर आते थे दार्शनिक के अंदर। फिर दोस्तों कृषक, 7 वर्गों में जो कृषक था इनकी संख्या सर्वाधिक बताई गई है। सबसे अधिक क्या होते थे, कृषक लोग ही होते थे जो कृषि करते थे। उसके बाद पशुपालन, इसके अंदर पशुपालन करने वाले लोग आते थे। फिर व्यापारी और शिल्पी आते थे। ये लोग अधिकांश नगरों में निवास करते थे, ठीक है। जो व्यापार करने वाले लोग होते थे ये शहरों में रहते थे। उसके बाद सैनिक, समाज में किसानों के बाद सबसे ज्यादा संख्या जो थी वो किसकी थी, वो सैनिक वर्ग की ही थी। हमने ऊपर देखा भी कि 6 लाख तो पैदल पैदल ही सैनिक थे, तो इतने सैनिक रहे होंगे। उसके बाद निरीक्षक, निरीक्षक जो जांच करता है समाज में व्यवस्था कानून वगैरह सही ढंग से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, लोग ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनको देखने के लिए एक निरीक्षक होता था, ठीक है। उसके बाद मंत्री, समाज में इसके अंतर्गत क्या आते थे, शासक वर्ग इसके अंदर आता है दोस्तों। यानी मंत्री, आप नाम से ही पता आपको चल रहा है कि जो राजा के पास बैठते थे, राजा को सलाह वगैरह देते थे, तो ये इसके अंदर आते थे मंत्री के अंदर। अब थोड़ी वास्तुकला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वास्तुकला हमें क्या क्या, मतलब वहां पे चीजें बनी हुई मिली हैं उस टाइम की। तो मौर्य काल में दोस्तों लकड़ी के भवन हुआ करते थे, जो कि वर्तमान में पटना में मिलते हैं। पटना से इनके अवशेष मिले हैं लकड़ियों के भवन के। मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर होते थे। पत्थर की कारीगरी करने वाले बहुत ही कुशल उस टाइम में दोस्तों कारीगर होते थे। अशोक का जो मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप है, यहाँ यहाँ सांची के, मध्य प्रदेश से सांची के स्तूप के अवशेष मिले हैं, मतलब अभी भी वो अभिलेख वहां पे है, जो सबसे बड़ा स्तूप है। ये इस बात का प्रमाण देता है कि काफी लोग मतलब थे जो कारीगर बड़े अच्छे होते थे उस टाइम पे। अगला, अशोक ने सारनाथ में अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसके ऊपर क्या दर्शाया गया है, 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह दर्शाया गया है, जो कि अहिंसा का सूचक है। और यही भारत का क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय चिन्ह भी है। तो हमने वास्तुकला भी डिस्कस कर ली, प्रशासनिक व्यवस्था को डिस्कस किया, सामाजिक व्यवस्था को डिस्कस किया। इस तरीके से हमारे पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगली वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मौर्य वंश से बनते हैं वो लेके आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और कमेंट के अंदर बताइए कि आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। फोटोन टीम की तरफ से थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।